एक ऐसी प्राचीन सभ्यता की कल्पना कीजिए जिसने अपने पीछे शानदार शहर और खूबसूरत कलाकृतियां तो छोड़ी, पर अपनी कहानी बताने के लिए कोई शब्द नहीं छोड़े। चलिए, ईंटों, मनकों और अस्थियों के इन सुरागों के जरिए हड़प्पा सभ्यता के रहस्यों की दुनिया में चलते हैं। ये देखिए, ये है हड़प्पाई मोहर। सिंधु घाटी सभ्यता की शायद ये सबसे बड़ी पहचान है और इसका सबसे बड़ा रहस्य भी। सेल खड़ी जैसे नरम पत्थर पर उकेरी गई इन मोहरों पर जानवरों के चित्र हैं और साथ में है एक ऐसी लिपि जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हम उनकी भाषा ही नहीं समझ सकते, तो फिर हम उनके जीवन, उनके शहरों और उनकी दुनिया के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? इसका जवाब उन चीजों में छिपा है जो वो लोग अपने पीछे छोड़ गए। तो इस पड़ताल में हम उनकी खामोश मोहरों से शुरुआत करेंगे, फिर उनके शहरों की प्लानिंग को देखेंगे, उनके शिल्प और व्यापार को समझेंगे और आखिर में उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इस महान सभ्यता का आखिर हुआ क्या। तो चलिए अपनी जांच शुरू करते हैं। देखिए, जब शब्द खामोश हो जाते हैं तब चीजें बोलना शुरू करती हैं, और पुरातत्वविदों का काम यही है, हर टुकड़े से एक कहानी को जोड़ना। जब कोई लिखी हुई किताब ना हो तो यही चीजें उनकी कहानी बन जाती हैं। उनकी मिट्टी के बर्तन, उनके आभूषण, उनके औजार और टूटी फूटी इमारतें, ये सब हमें हड़प्पा के लोगों की जिंदगी की एक झलक दिखाते हैं। इन्हीं बिखरे हुए सुरागों से हम उनके अतीत को एक एक करके फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें सुराग कहाँ ढूंढने हैं। अब सवाल ये है कि ये सभ्यता, ये सिविलाइजेशन आखिर थी कहाँ और कब? हड़प्पा सभ्यता कोई एक दिन में नहीं बनी, इसके पीछे हजारों सालों का विकास है। शुरुआती दौर में छोटे छोटे गांव बसे, फिर आया इसका सुनहरा दौर, परिपक्व हड़प्पा काल, जब बड़े बड़े शहर बने, और आखिर में लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का पतन शुरू हो गया, जिसे हम उत्तर हड़प्पा काल कहते हैं। और ये कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं थी, इसका फैलाव बहुत बहुत बड़ा था। हम बात कर रहे हैं 2000 से भी ज्यादा साइट्स की, जो आज के पाकिस्तान के सिंध और पंजाब से लेकर भारत के गुजरात, राजस्थान और हरियाणा तक फैली हुई हैं। ये अपने समय की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक थी। अब आते हैं हड़प्पा वासियों की शायद सबसे कमाल की उपलब्धि पर, उनके अविश्वसनीय रूप से प्लान किए हुए शहर। जरा सोचिए, आज से हजारों साल पहले उन लोगों ने शहरी नियोजन यानी अर्बन प्लानिंग में ऐसी महारत हासिल की थी जो आज भी हैरान कर देती है। मोहनजोदड़ो जैसे शहरों को देखिए, ये ऐसे ही बेतरतीब ढंग से नहीं बस गए थे। इनके नक्शे से साफ पता चलता है कि इन्हें बनाने से पहले एक पूरी योजना बनाई गई थी, और इन शहरों में विशाल स्नानागार जैसी अद्भुत संरचनाएं भी थीं, जो शायद किसी खास सार्वजनिक या धार्मिक काम के लिए इस्तेमाल होती होंगी। हर हड़प्पाई शहर में एक जैसा पैटर्न दिखता है। शहर 2 हिस्सों में बटा होता था, एक ऊंचा हिस्सा जिसे दुर्ग कहते हैं और एक बड़ा निचला हिस्सा जिसे निचला शहर कहते हैं। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती थीं, एक ग्रिड पैटर्न में। और सबसे हैरान करने वाली बात, उनकी ईंटें। हर बस्ती में, हर शहर में ईंटों का आकार और अनुपात एक जैसा ही होता था। ये सब एक मजबूत सेंट्रल प्लानिंग की तरफ इशारा करता है। और उनकी इंजीनियरिंग का लेवल तो देखिए, ये एक ढकी हुई नाली है। हड़प्पा वासियों ने दुनिया की पहली शहरी जल निकास प्रणालियों में से एक बनाई थी, और ये सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं था। छोटी छोटी बस्तियों में भी ऐसी ही सुनियोजित नालियां मिली हैं। कमाल है ना? तो इन प्लान किए हुए शहरों के अंदर जिंदगी आखिर कैसी थी? चलिए अब उनके शिल्प, उनके व्यापार और उनकी अर्थव्यवस्था पर एक नजर डालते हैं। उनके बनाए सामान से हमें उनके समाज के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। हड़प्पावासी बहुत ही कुशल कारीगर थे। चन्हूदड़ो जैसी कुछ जगहें तो लगभग पूरी तरह से क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए ही थीं, मानो कोई इंडस्ट्रियल जोन हो। वे कार्नीलियन जैसे कीमती पत्थरों से खूबसूरत मनके यानी बीड्स बनाते थे, और ये कोई आसान काम नहीं था। पत्थर को लाने से लेकर उसे तराशने, घिसने, पॉलिश करने और आखिर में उसमें बारीकी से छेद करने तक ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड काम था। पुरातत्वविद मिली हुई चीजों से ही सामाजिक भेदभाव का अंदाजा लगाते हैं। एक तरफ तो रोजमर्रा की चीजें हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन जो लगभग हर घर में मिले हैं।
दूसरी तरफ फायांस, जो एक दुर्लभ मानव निर्मित चमकीली सामग्री थी, उससे बने छोटे और कीमती बर्तन हैं। ये कीमती चीजें ज्यादातर मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहरों में ही मिलती हैं। इससे क्या पता चलता है? शायद समाज में एक अमीर वर्ग भी मौजूद था। हड़प्पा वासियों का व्यापार सिर्फ आसपास तक ही सीमित नहीं था, उनके व्यापारिक संबंध दूर दूर तक फैले थे। केमिकल एनालिसिस से पता चलता है कि वो शायद ओमान से तांबा लाते थे। और सबसे बड़ा सबूत मिलता है मेसोपोटामिया यानी आज के इराक के ग्रंथों में। उनमें मेलुहा नाम की जगह से व्यापार का जिक्र है और ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि ये मेलुहा हड़प्पा क्षेत्र ही था। मेसोपोटामिया के एक मिथक में मेलुहा से आए हाजा पक्षी का जिक्र है, जिसकी आवाज शाही महल में गूंजती थी। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि ये हाजा पक्षी और कोई नहीं बल्कि मोर था। जरा सोचिए, ये इन दो महान सभ्यताओं के बीच सिर्फ व्यापार का ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान का कितना खूबसूरत सबूत है। हमने उनके शानदार शहर देखे, उनका अनोखा शिल्प देखा और उनका दूर तक फैला व्यापार भी। लेकिन अब हमारी पड़ताल उस सबसे बड़े रहस्य पर आकर रुकती है। इस उन्नत सभ्यता का अंत आखिर हुआ कैसे? हम घूम फिरकर वहीं आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था, उनकी लिपि। धोलावीरा में मिले इस साइन बोर्ड पर हड़प्पाई लिपि के अक्षर हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि ये क्या कहते हैं। हमने उनकी चीजों से इतना कुछ सीख लिया है, लेकिन उनके अपने शब्द आज भी हमारे लिए एक राज हैं। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद ये महान सभ्यता धीरे धीरे ढलान की ओर जाने लगी। पर क्यों? इसके पतन के पीछे कई सिद्धांत हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ, कुछ कहते हैं नदियां सूख गईं, कोई अत्यधिक बाढ़ को वजह बताता है तो कोई बाहरी आक्रमण की बात करता है। सच तो ये है कि कोई एक जवाब नहीं है और ये आज भी इतिहासकारों के बीच बहस का एक बड़ा मुद्दा है। और आखिर में हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ता है कि पुरातत्व की भी अपनी सीमाएं हैं। इस सभ्यता के कई पहलू, कई राज शायद हमेशा के लिए हमारे ज्ञान से परे ही रहेंगे। और यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, जमीन के नीचे अभी और कौन सी कहानियां, कौन से शहर और कौन से रहस्य दबे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।